तो ये आपका देखिए एक और बड़ी खबर, सीसामऊ में बीजेपी तीसरे राउंड में भी आगे है। कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर, कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। वो कुंदरकी जहां पर हमने सुबह भी बात की थी, बार बार कहा जा रहा है कि रामवीर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी है वहां पर, उन्होंने लगातार काम किया है और इसलिए उन्हें मुसलमानों के भी वोट मिले हैं। ये वहां से फीडबैक मिल रहा था और इसलिए अगर आप कुंदरकी में देखेंगे तो वहां पर बढ़त दिख रही है बीजेपी को। बिहार उपचुनाव से चौंकाने वाली खबर आ रही है, जरा उसके बारे में बताइए। रामगढ़ में मायावती पार्टी आगे चल रही है। रामगढ़ उपचुनाव में आरजेडी तीसरे नंबर पर। तो यह बड़ा उलटफेर बिहार उपचुनाव में, जहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है और मायावती की पार्टी रामगढ़ में जो है वो लीड कर रही है। तो कई जगहों पर उपचुनाव हुए हैं, बंगाल में भी हुए हैं, वहां से भी जो रुझान आएगा आपको बताऊंगा। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके लिए झारखंड अभी भी टफ फाइट बना हुआ है बॉस, 41-38। और जैसे ऐसा लग रहा है कि चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू प्रज्ञा जी, झारखंड में बहुत क्लोज फाइट लग रही है और वहां महिलाओं ने, ऐसा लग रहा है कि जेएमएम को नकारा नहीं है। जो उनकी योजना चल रही थी, आपकी लाडकी बहन जैसी योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है वैसी। नमस्ते शशांक जी, अभी तो सुबह के 9:30 ही बजे हैं। आप अभी से नतीजे मत डिक्लेयर करिए, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। महाराष्ट्र वाला भी नहीं करें? मैं आज से नहीं, एग्जिट पोल्स के भी पहले से नहीं, महाराष्ट्र वाला भी मत करिए। आप रुक जाइए, दोनों के लिए रुक जाइए। बात यह है कि जीतेगा वो जो जनहित में होगा, और जनहित में इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स है। महाराष्ट्र में वो महायुति हुई और झारखंड में इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी ही जीत कर आएगी, क्योंकि झारखंड का मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा हो गया है, तमाशा बना के रख दिया है। आप जिस भी हिसाब से देखिए, चाहे वहाँ की हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात हो या वहाँ के जंगल और जमीन की बात हो, वहां के पानी की, जल की बात हो, झारखंड का तमाशा अब खत्म होने आ रहा है। और झारखंड 1 घंटा 1.5 घंटा और दे दीजिए, थोड़े समय ठीक है। एक और बड़ी खबर बता दूं, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी 1,500 वोट से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, केदारनाथ उपचुनाव, वहां पर बीजेपी 1,500 वोट से आगे है। लेकिन इस वक्त अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। बीजेपी दावा कर रही है यही नतीजों में कन्वर्ट होगा। जो अपोजिशन है उसका कहना है कि अभी रुकिए, ईवीएम जो है सारा बीजेपी का जोश ठंडा कर देगा और ये सारा मामला पलट जाएगा। चारू प्रज्ञा, ये भी बताइए कि फराज भाई हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि 5-4 भी अगर हो गया तो योगी जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जी देखिए, फराज भाई तो चाहेंगे कि वो इस तरीके के इस समय डिस्कशंस करें। बात ये है कि पहली बात तो 4-5 का डिफरेंस नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि खराब हालत में हम कम से कम 7 सीटें जीतेंगे और अच्छा रहा तो 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से झूठ फैलाया गया था लोकसभा चुनाव के पहले, जिस तरीके से गलत नैरेटिव फैलाया गया था, जिस तरीके से संविधान की बात हुई थी, आरक्षण की बात हुई थी, एक बहुत नेगेटिव तरीके से, उसके बाद अगर आप देश के किसी भी कोने में देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, क्योंकि जनता को ये समझ में आ गया है कि विपक्ष अपने फायदे के लिए झूठ फैला रहा था, एक गलत नैरेटिव फैला रहा था। तो अब उस नैरेटिव को इतने महीनों में आराम मिल गया है और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजगोपालन सर, क्या ये जो बात कह रही है चारू प्रज्ञा, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो लोकसभा में एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खत्म कर देंगे मोदी, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी, वो पिछले 6 महीने में पब्लिक को समझ में आ गया कि ये झूठ था, हमारा जो है वो काटा गया है। तो ये उसकी वजह से भी बीजेपी रिकवर कर पा रही है। सुशांत बाबू, एक सचमुच अंदर की बात, सीक्रेट बात यह है, आरएसएस वीएचपी ने जमीन पर उतर के काम किया है बीजेपी के साथ। ये लोकसभा में नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्य चीज है। ये चारू प्रज्ञा बोलेगी नहीं बोलेगी, मैं खुद बोलने को तैयार हूँ। मतलब आप जेपी नड्डा को समझ में आ रहा है कि आरएसएस की जरूरत है? जेपी नड्डा तो छोड़ दीजिए, उन्होंने गलत बयान दिया करके भी स्टेटमेंट दे दिया। आखिर में 6 महीने का अंदर अंतर लेके आने में बीजेपी कामयाब हो गया है। उसको दूसरी नेगेटिव चीज में देखोगे,
कांग्रेस का एकदम मुंडन हो गया, मुस्लिम पार्टी हो गया, वामपंथी पार्टी हो गया। तसीम वाला मुझे तारीफ करेगा, गाली देगा, पता नहीं है, लेकिन सुनो तसीम बाबू, मुझे आप गाली दे दोगे, कांग्रेस तो एकदम चोट हो गया है, कांग्रेस तो लेफ्ट पार्टी हो गया है, कांग्रेस तो एकदम सफाई हो गया है। देखिए बोलते महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 150 पे पहुंच गया है। बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में साइट पर मैं जो है वोट का आंकड़ा दे रहा हूं, इससे बहुत चीज स्पष्ट होगी। महाराष्ट्र में भाजपा का वोट परसेंट है 22.4 22.4, कांग्रेस का है 9.89 9.89। जरा ध्यान से देखिए, शिवसेना का 12.24। कौन शिवसेना? ये दोनों, शिवसेना का भी और उद्धव का भी, दोनों का बराबर है 12.24। ठीक है। राकपा अजीत पवार, ये महत्वपूर्ण है, 14.15 और राकपा शरद पवार 12.34। ये बड़ी खबर है भाई, बड़ी खबर है। हमारे साथ जो है प्रवीण कुंते पाटिल जुड़े हुए हैं, शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण भाई, अजीत पवार वाली एनसीपी को 14% से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है और शरद पवार वाली एनसीपी, आपकी एनसीपी को 12%। देखिए, जहां से वोट ऑफ परसेंटेज की बात की जा रही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूं। अभी थोड़ी देर फिर से रुक जाइए आप सर, एक मिनट, एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में रुझानों में बीजेपी अकेले 100 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी 100, बीजेपी की सेंचुरी, और बीजेपी गठबंधन 152। ये देखिए, बीजेपी खुद अपने बूते 100 पर पहुंच गई है महाराष्ट्र में। शिवसेना शिंदे गुट 29, एनसीपी अजीत पवार गजब का परफॉर्मेंस 22 सीटें। और ये अपने आप में जबरदस्त खबर आ रही है कि अजीत पवार की पार्टी को शिंदे गुट की शिवसेना से भी ज्यादा वोट है और शरद पवार वाली एनसीपी से भी ज्यादा वोट है। अब बताइए सर, प्रवीण जी। देखिए, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हारने के कगार पर खड़ा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। सर, ये जानकारी कहां से आ रही है? हमारे पास नहीं आ रही है। देखिए, जहां मेरे पास पूरी जानकारी है, आधे से ज्यादा अजीत पवार गुट के उम्मीदवार चुनाव के कगार पर खड़े हैं। आप चुनाव के अंतिम नतीजे आने के बाद में आपको ठीक से पता लग जाएगा कि एनसीपी। तो सर, वो अगर हार रहे हैं तो उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है, 1 घंटे ईवीएम का चुनाव आ गया है। वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो मैं नहीं देखता हूं। इसीलिए अगर ये स्थिति है कि बीजेपी से कांग्रेस आधा से कम, उद्धव ठाकरे भी आधा से के आसपास और शरद पवार भी आधा के आसपास खड़े हैं, तो ये तो बड़ी बात है भाई। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लाइए। प्रेम कुमार जी, जिसको समझा नकारा वही बन रहा है जीत का सहारा। अजीत पवार को आपने कहा खत्म मामला है, वही कमजोर कड़ी है, वो तो मजबूत कड़ी दिखने लगे। देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट में अभी बहुत ज़्यादा सीटों के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जितने कम आए हैं उसमें जो आंकड़े बता रहे हैं अवधेश जी, वो ठीक बता रहे हैं। और हम पहले भी कह रहे थे कि अजीत पवार वो हैं कमज़ोर कड़ी बता रहे थे। अगर अजीत पवार ने अपने आप का परफॉर्मेंस सुधार लिया तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम बदल जाएंगे। ये है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी इनिशियल है, बहुत कम सीटों का आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी। जब ज़्यादा सीटों का आएगा तब ये परसेंटेज जो है वो मायने रखेंगे, अभी मायने नहीं रखते। ठीक है। तहसीन पूनावाला, ये भी मुझे बताइए कि ये उद्धव ठाकरे जो है जी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अजीत पवार जो हैं वो महायुति की कमजोर कड़ी है। क्या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की कमजोर कड़ी है? लेकिन यहां तो कांग्रेस कमजोर कड़ी दिख रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो 36 सीट आती दिख रही है और कांग्रेस को कितना? 48, और एनसीपी शरद पवार को 42। नहीं, मुझे लगता है कि जो एमवीए तीनों पार्टीज स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, लेकिन वे पीछे, और महायुति में सिर्फ भाजपा आगे परफॉर्म कर रही। 100 आपने बताया क्रॉस कर दी, और लगभग बराबर का मामला है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ईवीएम आगे बढ़ेगा, ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया था 135 पे ये आ जाएगी आंकड़े।